आरोही अयान के कंधे पर जैसे ही हाथ रखती है, अयान अपने फ्लर्टी अंदाज में पीछे मुड़ता है तो देखता है वहाँ तो कोई भी नहीं था। आरोही भी गायब है। अयान, तुम मुझे यहाँ खड़ा करके कहाँ खम्बे से सट कर खड़े हो? चलो भी। हाँ हाँ आता हूँ। चलो इस चैट वाली को इसके बाद झांसे में लेता हूँ। और अयान फिर से पलट कर देखता है। कोई तो था जिसने आवाज भी लगाई और मेरे कांधे हाथ भी मारा था। मुझे तो ये एरिया ही अजीब लगती है। सबसे पहले निकलो यहाँ से। अयान वहाँ से गुजरने लगता है। सड़क किनारे गली में दीवार के सहारे कोई छटपटा रही थी और वो अपना हाथ जैसे ही गली से बाहर निकालकर अयान की ओर निकालती है, अंदर से दूसरा हाथ आकर उसका हाथ खींच लेता है। उस गली में आरोही का मुंह दबोचे कोई खड़ा था। आरोही की आंखें बाहर को आ रही थी। वो पसीना पसीना हो रखी थी और जैसे ही अयान पूरी तरह से वहाँ से चला जाता है, आरोही रिहा हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेती है। छोड़ो मुझे, दूर हटो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना आरोही? तुम अयान को बुला रही थी, उसके पास जा रही थी। पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गई पागल। क्यों रोका तुमने मुझे? मैं आज हमारी कहानी ही खत्म करने वाली थी। तुमने क्यों रोका मुझे वेद? क्यों 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 रोका तुमने मुझे? मैं तुमको खुदकुशी कैसे करने दे सकता हूँ आरोही? अयान के हवाले होते देख लो अपनी नजरों के सामने। नहीं आरोही नहीं। क्यों नहीं देख सकते? हाँ, आखिर मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी? तुम्हारे पास तो अपना परिवार है, बीवी है, बच्ची है, एक हंसती जिंदगी है, यार दोस्त है। मेरे पास क्या है? ना पति है, ना एक हंसती जिंदगी है। और जिंदगी की हंसी छीनने वाली तो खुद की मेरी ही दोस्त निकली। तो मुझे मेरी शर्त पर जीने दो ना। अब मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। मुझे मत रोको वेद, मुझे मत रोको। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। आरोही रोती हुई गलियारे में ही जमीन पर दम भरने लगती है। वेद भी उसके बाजू में आकर उसे पूरी तरह संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी आरोही जोर से वेद का कॉलर खींचती है। क्या मुझसे प्यार करना इतना मुश्किल है वेद? आरोही की खींचने से वेद की शर्ट के बटन टूट जाते हैं और आरोही अपना मुंह उसके सीने में छुपाकर खूब रोती है। आरोही चलो अब घर चले। वेद आरोही के नंगे छिले हुए पाँव देखता है और फिर उसे गोद में उठा लेता है। आरोही नम आंखों से वेद को देख रही थी। क्यों करते हो मेरी इतनी परवाह तुम? आखिर मैं तुम्हारी हूँ ही कौन वेद? तुम मेरी कुछ नहीं होकर भी कुछ तो हो आरोही, कुछ तो हो। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे। किया रे तूने जो भी कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के बिना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लगे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे। ओ अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले। इस समय वेद और आरोही समय में कहीं रुक से गए थे और इस दुनिया से परे जाकर अपनी ही दुनिया में साथ थे। ना उन्हें ये परवाह थी कि चार लोग क्या कहेंगे, ना ही अंजाम की कोई परवाह थी। यहाँ आशिक हवाओं में तैर रहा था कि तभी सड़क पर एक कार रुकती है और उस कार का शीशा नीचे उतरता है। ड्राइवर गाड़ी रोको। ए जी, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? जया जो मेरी आंखों के सामने है, मैं दुआ करता हूँ ऐसा कुछ किसी बाप को कभी देखना ना पड़े। ऐसा होने से पहले भगवान या तो पहले उस बाप को ही उठा ले या उस बाप की ऐसी कुलक्षणी बेटी को। ललित की ऐसी बात सुनकर जया भी कांच के बाहर झांक कर देखती है तो बीच सड़क पर आरोही किसी गैर लड़के की बाहों में थी। ये देख जया के सारे संस्कार लजाने लग गए और दोनों को दीपाली की कही हुई उस फर्जी चुगली पर एतबार होने लगा। तभी जया वेद का चेहरा ध्यान से देखती है। एक मिनट, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है ललित, मगर कहाँ? हाँ, याद आया। उस दिन शादी वाली रात जब आरोही कमरे में कपड़े बदलने गई थी, तब मैंने उसे आरोही के कमरे की खिड़की के पास मंडराते देखा था। मैं उसे पकड़ने जा ही रही थी कि तभी बाहर से किसी ने आवाज लगा दी और बस। क्या कहा? तुमने उसे वहाँ देखा था और बताया तक नहीं? अगर उसी दिन बता देती तो मैं तभी इसके हाथ पांव और मुंह तोड़ देता। तो मुझे लगा कि दामाद जी का कोई आवारा बराती होगा। कुछ अपवाद तो हर जगह होते हैं ना जी, लेकिन मुझे क्या पता था इतने हीरे जैसे दामाद को छोड़कर हमारी बेटी का दिल इस नीच जैसे लड़के पर आ जाएगा। बेशर्म, मैं आरोही के कान खींच कर लाती हूँ। यही खबरदार, जो उसके पास भी गई तो
गाड़ी में जो लड्डू का डिब्बा है उसमें से मुझे लड्डू निकाल कर दो। मगर क्यों? अब यही इसी जगह इसी वक्त मैं अपनी बेटी का पिंडदान करता हूँ। मुझे ऐसी औलाद से कोई संबंध नहीं रखना जो अपने माँ बाप की इज्जत को सड़कों पर उछालती घूमे। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? वो हमारी बेटी है, हमें उसकी बात जाननी तो चाहिए। ठीक है, जाओ, मगर एक बात जान लो, उसके हाल पूछ लो और फिर ऐसा सब करने के बाद एक पिंडदान तो मेरा भी कर देना, क्योंकि बेटी से दूर होने का गम तो फिर भी मरने के लिए काफी नहीं है, पर तुमको दूर करके तो मैं मर ही जाऊंगा। जाओ, अपनी उस बेटी के पास जाओ तुम। और जया ललित की बात का मान रखते हुए गाड़ी में ही रह जाती है और ललित दरवाजा खोलकर बीच सड़क पर लड्डू को रखकर उसके आसपास पानी के छींटे डालकर आरोही का जीते जी पिंडदान कर देता है। आरोही वेद की निगाहों से जैसे ही मोह छोड़ती है, तभी उसकी नजर सड़क पर रुकी गाड़ी पर पड़ती है। वेद, मेरे माँ बाबा, मेरे माँ बाबा, वेद। वेद आरोही को जमीन पर उतारता है और आरोही हड़बड़ाते लड़खड़ाते गिरते पड़ते उनकी कार की ओर दौड़ती है और जाकर ललित के कांच की ओर उम्मीद भरा हाथ फैलाती है। बाबा, बाबा, माँ। और तभी जया और ललित दोनों अपना कांच ऊपर चढ़ा लेते हैं। आरोही रोती बिलखती कांच पीटती जाती है। माँ बाबा, खोलो 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 ना दरवाजा, मेरी बात तो सुनो, खोलो दरवाजा। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रफ्तार में आने लगती है। आरोही जख्मी पाँव से गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। उसके पाँव से खून और आत्मा से प्राण दोनों निकलते जा रहे थे। बाबा, मेरी मदद करो, मुझे अब चाहिए हो बाबा। और गाड़ी रुकती है, कांच उतरता। ललित और आरोही की आंखें मिलती हैं। आरोही अपने बाबा के पास जाने के लिए मुस्कुराती है। मर चुकी हो तुम हमारे लिए, हमें ऐसी रास लीला करने वाली औलाद नहीं चाहिए। आज से हम बेऔलाद ही अच्छे हैं। और विनती है तुमसे कि जब हम मरे तो हमारे मुंह माथे पर भी अपना गंदा साया मत गिराना। बस अब और कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, बस ये मेरी विनती मान लेना। आरोही ये सुनकर सफेद पड़ गई थी। वो पत्थर सी वहीं खड़ी रह गई। वो अपनी माँ की ओर करुणा भरी निगाहों से देखती है। बेटी, तूने मेरे दूध को खूब लजाया। जहाँ रहना खुश रहना, आज से तेरा हमारा रिश्ता खत्म। नहीं नहीं माँ बाबा, नहीं नहीं, इतनी आसानी से कैसे रिश्ता खत्म? मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी आरोही। मुझ पर क्या बीती है मुझे बताने का मौका दो। मेरी सुनो तो सही माँ बाबा। हमारी कोई बेटी नहीं है, वो देखो सड़क के बीच में तुम्हारा पिंडदान कर चुका हूँ मैं। भगवान मेरी उस मासूम बेटी की आत्मा को शांति दे। और जया, तुम इसके लिए अपने आंसू बहा रही हो, इस बेहया के लिए जिसने अपने बाप को पूरी तरह पानी पानी कर दिया। अयान और दीपाली ने कितना कहा था, पर हमने माना नहीं। असल में पराये लोग ही अपने निकले। चलो ड्राइवर। अयान दीपाली का नाम सुन आरोही सारी कहानी समझ गई थी। अब वो गाड़ी के पीछे नहीं भागती है। वेद दूर खड़ा सारा नजारा देख रहा था, लेकिन पत्थर से बन चुके वेद की भी आज आंखें बहने लगी थी। सचमुच आरोही का दर्द ही ऐसा था कि पत्थर भी पिघल कर बह जाए। उधर आरोही देखती है कि सचमुच सड़क पर ललित ने पिंडदान किया हुआ है। आरोही बदहवास सी उसके पास जाती है और बीच सड़क पर वहाँ बैठ जाती है। आसपास गाड़ियों का हो रहा चीची पेपे पोपो भी आरोही को फर्क नहीं डाल रहा था कि तभी वेद देखता है कि आरोही एक ऐसा पागलपन करने जा रही थी जो सपने में भी कोई सोच नहीं सकता। आरोही ने उस श्राद्ध के लड्डू को उठाया और मुंह खोलकर खाने के लिए आगे बढ़ी। आपकी दुआ हमेशा कबूल करी है, तो आपकी बद्दुआ भी कबूल करूंगी माँ बाबा। और आरोही आगे बढ़ ही रही थी कि वेद दौड़ कर आता है और आरोही के हाथ से वो लड्डू छीनकर फेंकता है। और आरोही जब उसे उठाने फिर से आगे बढ़ती है तो उसे पकड़कर जोर का एक चांटा लगाता है। क्यों रोक देते हो हर बार मुझे? क्यों वेद? जब मेरे माँ बाप ने जीते जी मेरा श्राद्ध कर ही दिया तो उसे ग्रहण करके मैं भी खुद का श्राद्ध कर देती हूँ। ये कहानी मुझसे ही शुरू हुई है ना, बस अब और नहीं, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे वेद, नहीं सह पा रही हूँ और दुख में मैं थक गई हूँ, टूट गई हूँ बुरी तरह। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पागल वागल हो क्या तुम? क्या कर रही हो ये? तुम ना अभी घर चलो बस।
वेद आरोही को कंधे पर टिका लेता है। वो खूब छटपटा कर रह जाती है, लेकिन वेद उसे नहीं छोड़ता और अपने घर की ओर जाने लगता है। वो देखता है कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अयान घर ले जाकर दीपाली को घर लाकर अपनी माँ बहन से मिलाता है और सब उसे पसंद करने का नाटक करने लग जाते हैं। बेटा देख, जो भी है तेरे सामने है। अब अगर ऐसी प्रथा तो है, पर बहू का ऐसे भाग जाना ये कौन से संस्कार हैं? बहुत चोट दी उसने, बहुत दी। इसीलिए माँ मैं दीपाली से कह रहा था कि हम शादी ही नहीं करेंगे। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक इस समाज के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त ना हो जाएं हम। ताकि ना होगी शादी और ना होगी नथुतराई और ना ही मेरी प्रेमिका पर कोई और नजर मारेगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, देखो प्रथा वगैरह तो हमें ढोना पड़ रहा है। वैसे हम बहुत मॉडर्न हैं। तुम लोग चाहो तो बाहर भी क्यों, यहीं रह सकते हो। और मेरे पेरेंट्स, उनका क्या? अरे वैसे भी तो बहाने लगाती ही होगी, 2-4 और लगा देना कि यहाँ गई हूँ वहाँ गई हूँ। देखा है ना मेरी मम्मी सबसे कूल, हाफ भाभी। दीपाली ये सब सुनकर शर्माकर अयान के गले लगती है। बस इन सब बातों से ही तो ये परिवार ऐसी जवान लड़कियों को झांसे में लेकर इनकी आबरू के साथ सौदा करके खुद पैसे का धंधा करता था। अयान दीपाली के कान में कुछ नोटी सा फुसफुसाता है और पहले अयान अपने कमरे में जाता है, फिर पीछे पीछे दीपाली भी चली जाती है। बदमाश हो तुम भी, कभी भी रोमांटिक हो जाते हो। मेघना जूही दोनों को कमरे में जाता देख खुश थे। खिड़की की टिकटें निकाल मेरी बच्ची, आज बहुत दिन बाद सूखा मिटने वाला है। आज तो ऊपर वाली बोलियां लगेंगी। अंदर अयान दीपाली की आबरू के साथ उसी तरह खेलने वाला था जैसे आरोही के साथ। शायद कर्म का घेरा ही था जो खुद ब खुद घूमकर दीपाली की ओर आ ही गया। बत्तियां तो बुझा दो। बत्तियां बुझा दूंगा, मगर डिम लाइट तो होनी चाहिए जान। वेद आरोही को गोद में उठाए घर के अंदर जैसे ही घुसता है, जोर से आवाज आती है, सरप्राइज पापा। वेद हैरान होकर आरोही को जमीन पर उतारता है। सामने से वेद की बेटी दौड़कर आकर उसके गले लग जाती है और आरोही का दिल ये देख थम जाता है। दोस्तों आगे क्या होगा आगे ही पता चलेगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कहानी कैसी चल रही है, लग कैसी रही है। अरे कमेंट किया करो यार भर भर के। अब कहानी गंभीर मोड़ लेती जा रही है गाइस। आप सब कब इसे हिट कराना शुरू करेंगे? थोड़ा जोर हम लगाते हैं, थोड़ा आप लगाइए। और किसी भी किरदार का फैशन अपने घर लाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर भी लव ही लव बरसाओ। सो कीप वॉचिंग लव सिटी। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।